बात करते हैं अरिदमियास की। अरिदमिया का मतलब होता है कि हार्ट का रिदम यदि इरेगुलर हो जाए तो का कारण होता है कंडक्शन सिस्टम में किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाना। तो कंडक्शन सिस्टम हमने देखा था कि एसी नोड जो कि सबसे फास्ट होता है, एसी नेट में ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं जो कि 100 एक्शन पोटेंशियल या कहें तो 1 मिनट में 100 बार एक्शन पोटेंशियल या कहें कि 0.6 सेकेंड पे एक बार एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। उसके बाद एवी नोड्स के पास ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं जो 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं 1 मिनट में या 0.1 सेकेंड पे एक बार करते हैं। उसके बाद वेंट्रिकल्स में सबसे स्लो होता है, 20 से 30 बीट्स करते हैं पर मिनट। ये इतना इतना स्लो होता है कि ब्लड में कोई भी सप्लाई जो होना चाहिए ब्लड का ब्रेन में उतना सप्लाई नहीं करा पाते। तो कंडक्शन सिस्टम हमने पढ़ा था। अरिदमिया में हम देखेंगे कि क्या डिस्टरबेंस होता है। अरिदमिया का कारण कुछ माने गए हैं जैसे कैफीन, कैफीन का ज्यादा सेवन, निकोटीन का ज्यादा सेवन, अल्कोहल का ज्यादा सेवन, एंजाइटी किसी तरह का चिंता हो, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो गया हो उस वक्त भी, या पोटेशियम की डिफिशियंसी हो उस कारण से भी, या किसी हार्ट डिजीज में, इन सभी केसेस में अरिदमियास अराइजेस होते हैं। ये हमने देखा था एसए नोड, यहाँ पर ऑटोरिथमिक फाइबर है, ये यहाँ से एवी नोड तक जाता है और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए लेफ्ट बंडल्स और ब्रांच में जाएगा जहां से वो लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन और लेफ्ट पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होगा। फिर यहां से देखेंगे ये राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस जो है आगे जाते हुए परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ भी परकिंजे फाइबर आपको दिखेंगे। तो इस ऐसे नोड में ही सबसे ज्यादा जनरेट होता है, 1 मिनट में 100 बार जनरेट होता है। तो एवी नोड में जनरेट होने के पहले ही ऐसे नोड वाला क्या होता है, एवी नोड तक पहुंचता है इंपल्स और एवी नोड से होते हुए पूरे हार्ट में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे नोड को नॉर्मल पेसमेकर। यदि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तब एवी नोड वर्क करेगा, और एवी नोड और एसओ नोड दोनों काम करना बंद कर दे, ब्लॉक हो जाए, तब हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में जो ऑटोरिथमिक फाइबर हैं वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होते हैं। हालांकि इतने कम होते हैं स्टिमुलेशंस कि हम देखेंगे कि 20 से 30 बीट्स ही करते हैं 1 मिनट में, मात्र 20 से 30 मिनट। तो इतना धीमे से बीट्स करने के कारण पंप तो जरूर होगा ब्लड, लेकिन ब्रेन में जिस फोर्स से ब्लड जाना चाहिए, जिस स्पीड से जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता। तो ब्रेन जो है एक तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, ब्रेन में डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कोमा में चला जाए पेशेंट। तो एसए नोड और एवी नोड जो है ये जरूर काम करना चाहिए। एसए नोड काम नहीं कर रहा है तो एवी नोड जो है वो पेसमेकर की भूमिका में अब आ जाए। दोनों यदि काम नहीं कर रहा है तो तीसरा यदि पेसमेकर की भूमिका में आता भी है तो ब्रेन को जितना एनर्जी, जितना फ्लो चाहिए ब्लड का ऑक्सीजन डिमांड के लिए, वो पूरा नहीं करा पाता। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे अरिथमिया में हार्ट ब्लॉक, फ्लटर, फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, ये चार चीजें हैं अरिथमिया की। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट ब्लॉक में। हार्ट ब्लॉक एक सीरियस अरिथमिया है जिसमें एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन सिस्टम से या तो स्लो हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। तो हार्ट ब्लॉक कहां कहां देखा जाता है, ऐसे ब्लॉक, ऐसे नोडल को ब्लॉक कर दिया जाता है, या एवी नोडल ब्लॉक होगा, इंट्राहिसियन ब्लॉक होगा, बंडल ऑफ ब्रांच ब्लॉक होगा, या फेसिकुलर ब्लॉक होगा। यहां हम देख सकते हैं ऐसे नोड या तो ये ब्लॉक हो जाए, यहां से करंट आगे नहीं जाए तो एवी नोड काम करेगा, एवी नोड में इंपल्सेस आएंगे, यहां से इंपल्स को वेंट्रिकल्स में ले जाने का काम करेगा। एवी नोड भी ब्लॉक हो गया तो फिर प्रॉब्लम अराइज होती है कि अभी ब्लॉकेज हो गया तो फिर करंट जो है वो आगे कैसे जाएगा, क्योंकि ऐसे नोड से इंपल्स निकल रहे हैं और एवी नोड तक जा रहे हैं, लेकिन एवी नोड ही काम करना बंद कर दिया, ब्लॉकेज हो गया, तो इंपल्स आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहां से इंपल्स जो है किसी एरिया से जनरेट होंगे। सपोज करो
ऐसे नोड भी ठीक है, ए बी नोड भी ठीक है। और किसी किसी केस में क्या होता है कि इंट्रा हिस्सियन ब्लॉक, मतलब जस्ट नीचे में बंडल ऑफ हिस के पास जो है वो ब्लॉकेज हो जाए ए बी नोड्स के एरिया में। चौथा ब्लॉक था कि बंडल ऑफ ब्रांचेस। बंडल ऑफ ब्रांच देखा था कि हमने राइट और लेफ्ट, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और फोटो है कि हमने राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस है, इसमें किसी तरीके का कहीं भी ब्लॉकेज हो जाए, चाहे तो राइट साइड में हो चाहे तो लेफ्ट साइड, चाहे दोनों में हो जाए। उसके बाद हमने देखा था फेसिकुलर ब्लॉक। तो फेसिकुलर ब्लॉक हम देखा था बंडल ऑफ ब्रांच में कि लेफ्ट साइड के बंडल ऑफ ब्रांच जो है वो एंटीरियर और पेस्टोरियर फेसिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे भी ब्लॉकेज हो सकता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज है वो है एबी ब्लॉक। इसी की चर्चा करेंगे हम लोग कि एबी ब्लॉक जो होता है कितने तरीके का होता है। ऐसे नोड, नोडल ब्लॉक, इंट्राहिसियन ब्लॉक, बंडल ब्रांच का ब्लॉक या फेसिकुलर ब्लॉक जो है उतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एबी नोडल ब्लॉक है, क्योंकि ये माना जाता है ये एक ऐसा पॉइंट है जो ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे नोड का इंपल्स जो है वो आगे की तरफ नहीं जा सकता, और बाकी जो ब्लॉकेज जो है बहुत कम दिखते हैं। तो यदि ये ब्लॉक हो जाए तो इम्पल्स आगे की तरफ जा ही नहीं सकता और पूरा का पूरा जो है मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो एबी ब्लॉक देखते हैं कि किस तरह का ब्लॉकेज है। ये देखिए नॉर्मल कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नोड से इम्पल्सेस जा रहे हैं एबी तक, एबी से वो आगे बढ़ते हुए दोनों वेंटिकल्स में ये इम्पल्सेस जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं। दूसरे केस में देखेंगे ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट जरूर हो रहे हैं लेकिन वो एबी नोड जो है यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहे हैं। जैसे ही एबी नोड में ब्लॉक हो रहा है तो इम्पल्स यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, बल्कि पेस मेकर की एक्टिविटी में आएगा वेंट्रिकुलर का ऑटोरिथमिक फाइबर्स, ये इम्पल्स को जनरेट करता है। यहाँ से देखिए ये इम्पल्स को जनरेट कर, लेकिन इम्पल्स जनरेट जरूर करता है वेंट्रिकल्स का ऑटोरिथमिक फाइबर्स, लेकिन ये बहुत ही स्लो होता है और डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है। ब्रेन में जितने अमाउंट्स में ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो अमाउंट्स को पूरा नहीं कर पाता। तो ये भी ब्लॉक जो है बहुत ही डिफिकल्ट ब्लॉकेज माना जाता है। तो ये ब्लॉकेज आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा, कभी कभी जैसे कभी कभी यहाँ से करंट पास करेगा और कभी ब्लॉक होगा, कभी पास करेगा कभी ब्लॉक होगा, कभी पास करेगा कभी ब्लॉक होगा। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस ब्लॉक हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में यदि कंटिन्यूअस ब्लॉक हुआ तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, वहां पे उसकी जान जो है वो चली भी जा सकती है। तो यहाँ पर हम चार ग्राफ जो है उसकी मदद से समझेंगे कि हार्ट ब्लॉक्स कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पे दो तीन तरह के एबी ब्लॉक को पढ़ा है। फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक, फिर सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक। सेकेंड डिग्री में हम दो टाइप पढ़ा है, टाइप 1 और टाइप 2, ये दो टाइप्स हैं। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक जो है वो उतना डेंजरस नहीं है। यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक में हमने ईसीजी के मदद से, चूंकि चारों ग्राफ में ईसीजी को ही दर्शाया गया है, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन सा डिग्री का ब्लॉकेज है। यहाँ देखेंगे क्यू आर एस, ये ग्राफ दिखता है। यहाँ देखेंगे P आपको दिखेगा, तो P और R का बीच का जो इंटरवल्स है, P और R के बीच का, P जहां से स्टार्ट होता है और R जहां पे स्टार्ट है, उन दोनों के बीच का इंटरवल देखेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ में भी देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, इस ग्राफ में भी कांस्टेंट है, इस ग्राफ में भी कांस्टेंट है। जबकि ये पीआर इंटरवल जो है सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक में टाइप 1 में, जिसके मोबिट्स कहते हैं या वेंक बैंक भी कहते हैं, इसमें पीआर इंटरवल वेरिएबल होगा। देखिए यहाँ पे पीआर इंटरवल देखिएगा, डिस्टेंस पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है, पी जहां से स्टार्ट हुआ है और आर जहां से स्टार्ट हुआ, उसकी दूरी देखिए यहाँ पे कम, यहाँ पर ज्यादा हो गई, यहाँ पे फिर ज्यादा हुई। यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ पर कोई भी क्यूआरएस जो है वो दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो क्यूआरएस जो है बिल्कुल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज है बिल्कुल क्यूआरएस का। तो जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया क्यूआरएस का, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। ऐसे नोड से एबी नोड में गया है, लेकिन एबी नोड से इंपल्स आगे नहीं बढ़ा है। फिर से यहाँ देखोगे, फिर से यहाँ पे पी वेव्स जो है दिखा है,
तो पी वेव के बाद जो है फिर एक पी वेव दिखा है, यहाँ पे क्यू आर एस जो है गायब है, क्योंकि पी से आगे बढ़ा इंपल्स लेकिन ए भी पे ये ब्लॉक हो गया होगा। फिर यहाँ देखिए कि पी से आगे बढ़ा इंपल्स, दोबारा पी से जनरेट हुआ, फिर ए भी से पास हुआ तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ दिखा। तो टाइप 2 में देखेंगे कि पी आर इंटरवल जो है वो वेरिएबल होता है, और यहाँ पे मिसिंग भी है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक जगह, जो दर्शाता है कि यहाँ पे ए भी ब्लॉक हो गया। यहाँ पे भी ब्लॉक्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्यू आर एस दिखता है, यहाँ से एक बार में पास हुआ होगा हर्ट्स में, दूसरा बार जब इंपल्स जनरेट हुआ तो भी पास हो गया, तीसरी बार जब हर्ट में जनरेट हुआ तो ये पी वेव दिखता है। तो यहाँ देखेंगे पी वेव ऐसे नोड से इंपल्स पास हुआ पहली बार में, तो पहली बार में आएगा तो ये आपको पी वेव दिखेगा और क्यू आर एस दिखेगा। दोबारा भी देखेंगे कि ऐसे नोड से ए बी नोड में पास हो गया है, दोबारा भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, तीसरी बार भी दिखेगा पी के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे टी दिख रहा है। फिर देखेंगे टी के बाद वापस पी आया, तो पी जो आया तो तीसरी बार देखेंगे ग्राफ में कि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट जरूर हो रहे हैं, वो पी तक जाते, ए बी नोड तक जाते हैं, लेकिन ए बी नोड से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो इस कारण से देखेंगे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग है, गायब है। फिर से पी वेव बना, मतलब फिर से अगले बार में कुछ सेकंड के बाद ऐसे नोड से जनरेट हुआ इंपल्स और ए बी नोड से वो क्रॉस हुआ। इसका मतलब ग्राफ दिखाता है कि यहाँ पर ए बी ब्लॉकेज है, फिर से ए बी ब्लॉकेज जो है यहाँ पे खत्म हुआ, तो सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री भी देखिए, सेकंड डिग्री में टाइप 2 देखिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप टाइप 2 में कि बिल्कुल पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये पी वेव दिखता है, पी वेव के बाद क्यू आर एस, ये देखिए टी वेव बड़ा इरेगुलर दिखता है यहाँ पे। फिर यहाँ देखिएगा पी वेव के बाद फिर यहाँ पे मिसिंग है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, तो क्यू आर एस जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। और यहाँ देखिएगा कि हमने पी और आर का डिस्टेंस जो है वो लगभग सेम है। यहाँ पे ये पी और आर का डिस्टेंस जो है वो सेम है, वो कांस्टेंट रहता है। जबकि थर्ड डिग्री में देखेंगे तो पी और आर का डिस्टेंस कभी ज्यादा दिखेगा कभी कम दिखेगा। ये देखिए पी, ये पी हो गया और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखता है थर्ड डिग्री ब्लॉकेज में, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल करेगा। यहाँ देखिए फिर से कहीं पे ज्यादा है पी और क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स, कहीं पे कम है। तो पी आर कॉम्प्लेक्स जो होता है वेरिएबल होता है टाइप 1 सेकेंड डिग्री में और थर्ड डिग्री में, जबकि फर्स्ट डिग्री में और टाइप 2 सेकेंड डिग्री में ये कांस्टेंट होता है पी आर का इंटरवल। ये अलग अलग डायग्राम्स दिखाए गए, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और फिगर में ईसीजी का, कि हम देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री में आपको ये पी वेव्स दिखते हैं, ये पी वेव्स दिख रहे हैं आपको, तो पी वेव्स लगभग 200 मिलीसेकंड से कम होते हैं। ये पी आर इंटरवल्स, पी और आर के बीच का इंटरवल्स 200 मिलीसेकंड से कम हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है 0.34 सेकंड्स, लेकिन ये लगभग 200 मिलीसेकंड से कम हो जाता है ये पी आर इंटरवल्स। फिर सेकंड डिग्री हम देखेंगे टाइप 1 में कि पी आर इंटरवल्स कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, और यहाँ देखेंगे ड्रॉप हो गया है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं ईसीजी पे, फिर से पी दिखा है और पी दिखने के बाद फिर क्यू आर एस आ गया है दोबारा, मतलब इसके बीच में ब्लॉकेज हुआ है। फिर यहाँ पे ऐसे नोड से पी वेव बना, फिर ऐसे नोड से वो ए बी नोड से गुजरा होगा तो क्रॉस कर गया ए बी नोड से, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हो पा रहा, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ब्लॉकेज है, एक जगह ब्लॉक किया। तो ये भी देखेंगे कि ब्लॉकेज है। रेशियो से भी पता किया जा सकता है कि कितने बार ब्लॉकेज है। तो पी वेव कितने बार दिखा आपको, देखो यहां से यदि कंसिडरेशन करें, एक पी वेव, एक क्यू आर एस बग, फिर एक पी वेव, एक क्यू आर एस, फिर एक पी वेव, एक क्यू आर एस, फिर एक पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा। तो रेशियो देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 पी और 3 जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का रेशियो दिखेगा, मतलब 4:3 दिख रहा है यहाँ पे। 4 मतलब 4 पी वे दिखे हैं और 3 क्यू आर एस दिखा है, एक क्यू आर एस यहाँ पे ड्रॉप है। तो यहाँ पे हम रेशियो भी निकालते हैं पी का और क्यू आर एस का कितना रेशियो, उससे भी स्टडी किया जाता है। ये रेशियो हमेशा आपको दिया जाएगा ईसीजी को स्टडी करते वक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है।
इसका मतलब है कि एक जगह रेशियो सेम होना चाहिए। नॉर्मल में क्या होगा, जितना पी बनेगा उतना ही क्यू आर एस बनेगा, लेकिन रेशियो में डिफरेंस है, 4:3 दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि एक जगह क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, वेंट्रिकल्स में इंपल्स नहीं जा पाया, तो ए बी ब्लॉक को दर्शाता है वो। यहाँ देखिएगा, यहाँ पी वेव्स दिखते हैं टाइप 2 में, लेकिन यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप है। फिर पी वेव दिखे, फिर आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखता है, फिर पी वेव दिखे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी दिखा, पी वेव दिखा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी दिखा, फिर पी वेव दिखा, फिर यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो यदि हम माने यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ मान के चलते हैं, तो देखते हैं कितने यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से दूसरा ग्राफ स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इस लाइनिंग से इस लाइनिंग तक मानते हैं, तो देखें कितना पी वेव है। एक पी वेव, 2, 3, 4 पी वेव दिखते हैं। फिर यहाँ से दूसरा हम ग्राफ मान के चलेंगे, क्योंकि ग्राफ काफी लंबा होता है, उतना आपको दर्शाया नहीं जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4 हमें पी वेव मिले हैं। क्यू आर एस कितने मिले हमें, 1, 2, 3, 4:3 आया यहाँ पे पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का। थर्ड डिग्री में देखेंगे पी वेव्स जो होता है मार्च थ्रू आउट होता है क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये रेगुलर पीपी इंटरवल जो होता है वो अनरिलेटेड होता है आर आर इंटरवल से। तो आर आर इंटरवल देखोगे कि लगभग सेम होगा। ये आर इंटरवल जो है, ये एक आर के बीच में और दूसरे आर के बीच की जो दूरी है, इंटरवल्स है, वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ देखोगे पी पी इंटरवल जो है वो डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, ये एक पी वेव बनता है और ये एक यहाँ पे पी वेव बन रहा है। फिर देखोगे पी वेव फिर यहाँ पे बनते हैं। तो ये पीपी जो इंटरवल से एक पी से दूसरे पी के इंटरवल्स में, ये कभी किसी में ज्यादा है, कभी किसी में कम है। तो रेगुलर पीपी इंटरवल होगा और वो अनरिलेटेड होगा आर आर इंटरवल से। आपको पी वेव्स हमेशा मिलेंगे, लेकिन आर इंटरवल्स जो है वो रेगुलर नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे सिंपली देखा था ईसीजी ग्राफ्स को, ये स्टडी किया था हमने पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स को, जो हमने बार बार स्टडी किया हुआ पीछे भी। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग आपको दिखता है अरिथमिया में। ये टाइप सेकंड डिग्री में टाइप 1 को दिखाया गया है। इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर रिदम जो होता है रेगुलरली इरेगुलर होता है। रेट हालांकि नॉर्मल या स्लो होगा। क्यूआरएस ड्यूरेशन भी नॉर्मल होगा। पी वेव का रेशियो होगा 1:1 या फिर 2:3:4 पे होगा। ये पी वेव का रेशियो है। साइकिल जो होता है 1:0 होगा। पी वेव जो होता है, रेट जो होता है पी वेव का नॉर्मल से थोड़ा सा फास्टर होगा, जल्दी बनेगा पी वेव। क्यूआर से भी फास्टर होगा, क्यूआरएस रेट से थोड़ा फास्टर होगा। पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव होगा और लेंथिंग पी आर इंटरवल क्यूआरएस में ड्रॉप रेट दिखेगा आपको। ये चीजें देखी गई है। तो यहाँ हमने बात की है टाइप 1 की। तो टाइप 2 में देखा कि यहाँ पे मिसिंग आपको दिखेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी वेव्स दिखते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी आपको पी वेव्स दिखे हैं, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है। और थर्ड डिग्री में देखोगे कि पी वेव्स जरूर दिखते हैं, यहाँ पे पी वेव्स दिखते हैं, लेकिन पी वेव देखो, यहाँ पे पी वेव देखो कैसे इरेगुलर है। ये पी वेव्स इधर बने हैं, जबकि ये पी वेव्स थोड़ा पहले बन गए। ये पी वेव्स जो होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाजू में बने। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और पी वेव जस्ट बाजू बने। तो ये पी वेव जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको हमने कहा था कि पी वेव जो होता है रेगुलर पी पी इंटरवल्स अनरिलेटेड होगा रेगुलर आर आर इंटरवल से। तो पी वेव जो होता है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंटरवल्स कुछ बढ़ गए, इस पी और इस पी की दूरी में, इस पी और इस पी की दूरी कुछ और है, इस पी और इस पी की दूरी कुछ और है, ये कम है दोनों पी की दूरी। ठीक है, तो देखोगे बहुत से डिफरेंसेस यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे भी फिर से फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक्स को दिखाया गया है, टाइप 1 को, टाइप 2 और टाइप 3 को दिखाया गया है। यहाँ पे रेशियो को भी दिखाया गया है, 2:1 का मतलब क्या होता है, 3:1 और 4:1 भी दिख सकता है। तो इस फोटो में देखेंगे कौन सा रेशियो है। ये आपको पी वेव है, यहाँ पे पी वेव 2 पी वेव हो गए, यहाँ पे 3 पी वेव है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर देखेंगे फिर एक पी वेव आ गया। दोनों के बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये मिसिंग है यहाँ पे।
तो ये रेशियो यदि मान के चले कि यहाँ से यदि एक आता है चार्ट, फिर यहाँ से दूसरा चार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो 1 2 3 3p होगा और 2 जो होगा वो QRS कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये भी हम देख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी दिखाई गई फिर से कि किस तरह से P और Q वेव का रेशियो लिया गया है। अब हम बात करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशंस की और फ्लटर्स की। एट्रियल फिब्रिलेशंस का मतलब है कि एट्रिया में किसी तरीके का प्रॉब्लम्स राइज होना। तो एट्रियल फ्लटर की पहले बात कर लेते हैं। फ्लटर का मतलब होता है अंडुलेटिंग वेव। ये एट्रिया में एब्नॉर्मलिटी को दिखाता है फ्लटर। तो यहाँ पे ब्लॉकेज के बाद हम देखते हैं अरिथमिया में दूसरी चीजें एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर्स को पहले स्टडी करते हैं। आप देखोगे इस वेव्स में कि इस तरह से एकदम दिखेगा कि कोई नदी का जो धार है उसी तरीके से वेव दिखती है, जिसको हम कहते हैं अंडुलेटिंग वेव। तो रैपिड है और एक तरह का आइडेंटिकल ही आपको अंडुलेटिंग वेव्स मिलता है। ये फ्लटर की निशानी होती है, जिसको हमने एफ से भी डिनोट करते हैं, या इसे हम कहते हैं साव टूथ की तरह दिखना। इसका मतलब है एट्रियल फ्लटर। इसमें आपको कोई बेस लाइन नहीं दिखता। तो बेस लाइन हमने स्टडी किया था पीछे हमने ग्राफ में कि बेस लाइन जैसे पी आर एक सेगमेंट एक बेस लाइन है, तो बेस लाइन आपको नहीं दिखेगा। एस टी सेगमेंट है ये भी, तो ये सब चीजें नहीं दिखेंगी आपको। आप देखोगे फ्लटर में कि कोई भी बेस लाइन जो है वो आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल एब्सेंट दिखेगा बेस लाइन्स। और पी आर आई इंटरवल्स को मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पी पता चलेगा, क्योंकि दो दूरी यदि निकालना हो कि पी और आर के बीच की दूरी क्या है, तो पहले तो आपको पता चलेगा कि पी को आप मेजर कर सकते हैं कि नहीं, आर को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। तो दोनों के बीच की दूरी पता ही नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे ये वेव्स आया और फिर यहाँ से दूसरा वेव से स्टार्ट हो गया, तो मेजर कर ही नहीं सकते। QRS हालांकि यहाँ पे सब में नॉर्मल दिखता है। रिदम जो है वो रेगुलर भी हो सकता है और कभी कभी इरेगुलरिटी भी दिखेगा। हो सकता है कुछ समय के बाद रेगुलर रिदम दिखाने लगे, फिर ये रिदम आ जाए। तो रेगुलर रिदम में होगा तो किस तरह का ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा इस तरह का। रेगुलर रिदम होगा तो इट इज रेगुलर, तो फिर वो इरेगुलर रिदम में वापस आ जाएगा। तो पी और एट्रियल फ्लटर्स में ये चीजें दिखती हैं। एट्रियल फ्लटर्स में रैपिड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, लगभग 240 से 360 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें सेकेंड डिग्री का एवी ब्लॉक भी देखा जाता है। एट्रियल फ्लटर की वजह है रिमेटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सर्टेन कंजेनाइटल डिजीज के कारण भी एट्रियल फ्लटर्स दिखता है। अब बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशंस की। एट्रियल फिब्रिलेशंस में नो डिस्क्रिमिनेबल पी वेव्स दिखेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि पी वेव्स कहाँ पे है, कैसे है। मल्टीपल फोकस दिखेगा और रैपिडली डिस्चार्ज होगा। ये यहाँ देखिए कोर्स फिब्रिलेशंस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइन फिब्रिलेशंस हो रहा है। देखिए बिल्कुल फाइन फिब्रिलेशंस हो रहा है। हल्का सा वेव्स उठते हुए दिखेगा। यहाँ पे वेव्स जो है ज्यादा उठते हुए दिखेंगे, यहाँ पे भी वेव्स ज्यादा दिखेंगे। तो नो ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखेगा एट्रिया में। रिदम इरेगुलर है। एट्रियल फिब्रिलेशन में कंट्रोलर होगा तो रेट लगभग 100 बीट्स पर मिनट से कम होगा, और एट्रियल फिब्रिलेशन जब अनकंट्रोल हो जाएगा तो रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाएगा। एट्रियल फाइबर में असिंक्रोनस की वजह से, इट इज नॉट इन यूनिसन की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशंस दिखते हैं, और इसमें हार्ट पंपिंग कैपेसिटी जो है 20 से 30% कम हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशंस मायोकार्डियल इनफारेक्शंस के, एक्यूट या क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म में भी देखा जाता है। यहाँ पे हमने दो चीज को स्टडी किया। अब चलते हैं बात वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल में फिब्रिलेशंस भी होता है, हालांकि ये मोस्टली डेड है कि वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशंस पता ही नहीं चलेगा कि आपको QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है। देखेंगे हम यहाँ पे, तो एट्रिया में यदि फिब्रिलेशन या फ्लटर हो, यदि अरिथमिया हो, तो QRS कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही होता है। ये देखिए एट्रियल फ्लटर में भी QRS कॉम्प्लेक्स दिखता है, या एट्रियल फिब्रिलेशंस में भी QRS कॉम्प्लेक्स दिखता है। लेकिन यदि QRS कॉम्प्लेक्स दिखे नहीं तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, जो कि डेडली है, इंसान की मौत हो सकती है तुरंत। इसमें पूरे तरीके से मसल्स फाइबर जो है असिंक्रोनस हो जाता है, बिल्कुल जैसा मन तैसा वो
एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। वेंट्रिकल्स में पंपिंग होना स्टॉप हो जाता है, ब्लड इंजेक्शन जो होता है वो सीज हो जाता है, और सर्कुलेशन जो है वो किसी तरीके से फेलवर होता है और डेथ हो सकता है यदि इसको तुरंत करेक्ट ना किया जाए। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत ही डेडली है। इसमें देखोगे तो कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज दिखा गया है इस वेव्स को। आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा वेव जो होता है टी वेव है, कौन क्यू है, कौन क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, कौन पी है, कौन टी है, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्यू आर कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय दिखेगा। और आप पी वेव्स और क्यू आर कॉम्प्लेक्स में अंतर भी पता नहीं कर सकते, ना टी वेव्स में अंतर पता कर सकते। तो बहुत ही डेंजरस पोजीशन है। इसको हम दूर करने के लिए एक डिफिब्रिलेशन करते हैं। डिफिब्रिलेशन क्यों किया जाता है, क्या है ये समझिए। डिफिब्रिलेशन एक लाइफ को बचाने के लिए, कार्डियक डिसरिथमिया को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट है डिफिब्रिलेशन। मुख्य रूप से इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस के लिए ही दिया जाता है। इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफिब्रिलेशन देखेंगे एक आईसीडी, आईसीडी कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इसकी मदद से हम लोग एक इंपल्स जो है वो अंदर तक लीड जो है वेंट्रिकल्स तक इंसर्ट करती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट साइड के वेंट्रिकल्स में लीड को इंसर्ट किया गया है। और ये लीड कंट्रोल कैसे होगा, ये कंट्रोल होगा बॉडी के बाहर लगे आईसीडी पे, जो आपके चेस्ट पे लगे होते हैं, इसे आप छू भी सकते हो। और यहाँ पे एक दो सर्जिकल की मदद से हल्का सा यहाँ पे कट करके हमने यहाँ से इंसर्ट किया है अंदर तक, और यहाँ से हमने बिल्कुल यहाँ पे पहुंचाया है। यहाँ देखोगे लीड को पहुंचाया है। तो डिफिब्रिलेशन में आईसीडी कंट्रोल करता है, यहाँ से करंट जनरेट होता है, स्लो करंट। जब जरूरत होता है, जब इसको ऑटो डिटेक्ट करता है कि जब वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशन होता है, तुरंत ये करंट को यहाँ पर जनरेट करता है करंट, ताकि वेंट्रिकल्स जो है अच्छे तरीके से ब्लड को इजेक्ट कर दे। तो आईसीडी की मदद से भी हम कुछ समय के लिए वेंट्रिकल्स को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफिब्रिलेशंस। नेक्स्ट देखेंगे प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कोट्रैक्शंस, पीवीसी, जिसको हमने प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा है। ये रिलेटिवली कॉमन होता है, जहां पर परकिंजे फाइबर में इनिशिएट होते हैं हार्ट बीट्स वेंट्रिकल्स में, ऐसे नोड में नहीं हो पाता है। तो हम देखेंगे कि हम पीछे हमने एक देखा था कि ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा, ये वेंट्रिकल्स में जो फाइबर्स हैं वहां पे इंपल्स जनरेट होता है, ये भी हमने देखा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेंट्रिकल्स में भी ऑटोरिथमिक फाइबर है, वो इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस में जो हार्ट बीट इनिशिएट हो रहा है वो परकिंजे फाइबर के द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के कारण होता है, जो कि वेंट्रिकल्स में है साइनोएट्रियल की जगह पर। और इसका कारण होता है इमोशनल स्ट्रेस में है तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। कभी कभी कैफीन या निकोटीन हमने ज्यादा पी लिया, चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं, या स्लीप नहीं लेते हैं, तो उस कारण भी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन ये कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं अपने से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉज दिखेगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन दिखेगा। यहाँ देखिए क्यूआर कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छे तरीके से दिखाया गया है क्यूआर कॉम्प्लेक्स को, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ आया है, ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स की जगह पे ग्राफ आया है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को दिखाता है। उसके बाद कुछ समय के लिए पॉज हो जाएगा, बिल्कुल कोई ग्राफ नहीं आएगा, फिर से पी आएगा, फिर से क्यूआरएस आएगा, मतलब यहाँ से ऐसे नोड से इंपल्स पहुंचने लगा। लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा ग्राफ आता है, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, परकिंजे फाइबर में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए उस कारण से आ रहा है। तो इजियर आपको दिखेगा कि इजियर अर्लियर यहाँ पे एपिसोड दिखेगा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये ग्राफ आता है
और यहाँ पे देखो कि आर और आर का दूरी जो है लगभग 2 गुना दिखेगा, क्योंकि बीच में क्या हो गया है, ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा ग्राफ दिखा है। तो जनरली यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नंबर की इस तरह का ग्राफ बना है। अब बात करेंगे कुछ सिंपल सी चीजों को, जैसे नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट करेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल ईसीजी दिखेगा। साइनस टेकिकार्डिया में रेट जो है वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए साइनस रेटिकार्डिया में ईसीजी कैसा दिखता है, और साइनस ब्रेटिकार्डिया में रेट जो है 60 से कम हो जाएगा। तो ये आपको ग्राफ्स दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के ग्राफ्स देखे हैं। साइनस टेकिकार्डिया के कारण है एक्सरसाइज, हाइपोवोलेमिक, मेडिटेशंस, फीवर्स, हाइपोक्सिया, सब्सटेंसेस के कारण भी, एंजाइटी किसी चिंता या डर के कारण, या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के कारण भी, फाइट के कारण भी, या फ्लाइट लेने के कारण भी हो सकता है, फ्लाइट में भी आप तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी देखा जा सकता है। और साइनस ब्रेटिकार्डिया इंट्रिंसिक साइनस नोड्स में डिजीज के कारण या इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक टोन्स के कारण भी दिखता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं।